नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह के द्वारा जनपद के समस्त अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस के द्वारा की जा रही तैयारियों की समीक्षा करते हुए एसएसपी देहरादून के द्वारा उपस्थित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए। आपको बताते चले कि पंचायत चुनावों की नामांकन की प्रक्रिया 25 जून से प्रारंभ होनी है और इस दौरान नामांकन स्थल पर नियुक्त अधिकारी इस बात को सुनिश्चित कर लें कि नामांकन पक्ष में प्रत्याशी के साथ पूर्व निर्धारित संख्या में ही लोग अंदर प्रवेश करें। नामांकन के लिए आने वाले प्रत्याशियों व जुलूसों के समय को भी पहले से ही तय कर इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाए कि नामांकन की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार के टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से पंचायत चुनाव के तिथियों का अब जिस तरीके से घोषणा हो गई है, उसके बाद आपको बताते चले कि प्रशासन की ओर से पूरे तरीके से प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया है, जिसमें तमाम तरीके की समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस की ओर से तमाम अधिकारियों को तमाम निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि 25 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जिसमें आगामी 10 तारीख को मतदान होगा, तो वहीं दूसरे चरण का मतदान 15 तारीख को किया जाएगा। तो वहीं आपको बताते चले कि 19 तारीख को रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। तो ये तमाम प्रक्रिया जो है उनके तिथियों को निर्धारित कर दिया गया है और जिसमें चुनाव आयोग की ओर से तमाम तरीके के जो भी दिशा निर्देश हैं वो पहले से ही दे दिए गए हैं। आपको बताते चले कि जिस तरीके से प्रदेश भर में पंचायत चुनाव होने हैं, इसको लेकर अब प्रशासन भी पूरे अलर्ट मोड में है और जिसमें लगातार समीक्षा बैठकों का दौर जारी है और इसी को लेकर समीक्षा बैठक की गई और जिसमें आगामी पंचायत चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जिस तरीके से जिस प्रक्रिया के अनुरूप मतदान होना है और किस किस अवधियों के कारण अवधियों पर यह होना है, तिथियों पर होना है, सभी पर समीक्षा की गई है। वहीं आपको बताते चले कि बैठक में थाना अध्यक्षों के साथ साथ तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे और जिसमें कई तरीके के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि यह पहले से ही सुनिश्चित कर लिया गया है कि मतदान के दिन कितने मतदाता जो है एक बार में कक्ष में प्रवेश करेंगे और साथ ही साथ किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। तो तमाम दिशा निर्देश अधिकारियों की ओर से दिए गए और जिसमें आगामी पंचायत चुनाव को लेकर पूरे इलाके भर में, पूरे प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था मुहैया की गई है और जिसको लेकर तमाम तरीके के बंदोबस्त भी किए जा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि खासतौर पर अधिकारियों की ओर से यह बात सुनिश्चित की गई है कि किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य होना है, किस तरीके से पूरी जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा, उस पर समीक्षा की गई। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। तो अभय, जिस तरीके से अधिकारियों को तमाम तरीके के दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, पंचायत चुनाव को लेकर पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन दिख रहा है, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, ये कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी थी। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचायत चुनाव का जो कार्यक्रम था वो भी जारी कर दिया गया है। लेकिन आज जो अब तक की बड़ी खबर सब निकल कर आ रही है कि हाईकोर्ट की तरफ से कुछ चीज़ों पर यहाँ पर जो तथ्य यहाँ पर याचिकाकर्ता की तरफ से रखे गए थे उसको सही माना गया और पंचायत चुनाव पर रोक लगाने का काम यहाँ पर किया गया। नहीं, जो निर्वाचन की जो प्रक्रियाएं थी उन सभी को रद्द करने का काम यहाँ पर किया गया। तो ये कह सकता है कि जो सियासी दल अभी तक जो निर्वाचन चुनाव की जो तैयारियां कर रहे थे वो उनकी तैयारियों पर या फिर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की जो तैयारियां थी चुनाव कराने की, उसको बड़ा झटका यहाँ पर लगा। राजनीतिक दलों की अपनी तैयारियां अपने स्तर पर है। कांग्रेस की तरफ से पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा चुके थे, प्रभारी नियुक्त कर दिए गए थे। बीजेपी की तरफ से पर्यवेक्षक नियुक्त करने के बाद ये कह सकते हैं कि जो प्रक्रिया होती है प्रत्याशियों को, अधिकृत प्रत्याशियों को चयन करने की,
उसको भी तय करने का काम यहाँ पर किया जा रहा था, सुझाव यहाँ पर मांगे जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से अभी तक इस चुनाव को लेकर जो रणनीति या जो चीज़ें उभर कर सामने आई निकल कर आ पाई थी, उसमें साफ तौर पर कहा जा सकता था कि आधी अधूरी तैयारियों के साथ राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इस चुनाव की जो प्रक्रिया थी उसको शुरू करने का काम यहाँ पर किया गया था। जिन तिथियों का ऐलान यहाँ पर किया गया था उनको भी आधी अधूरी तैयारियों के साथ रखा गया था। और ऐसा पहली बार हुआ कि राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में जो पंचायत चुनाव यहाँ पर हुए वो पंचायत चुनाव 2 चरणों में कराने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। उस पर भी 2 चीज़ें जो सबसे बड़ी उभर कर सामने आ पाई है वो ये कि आप जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य और उसके अलावा जो जिला पंचायत अध्यक्ष का जो मानक होता है उस पर आप जनसंख्या के मानकों के आधार पर सीटों का रिजर्वेशन करने का काम यहाँ पर करते हैं। जबकि क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत की जो सीटें हैं या सदस्य ग्राम पंचायत जो होते हैं उनका जो मत प्रतिशत होता है उस मत प्रतिशत के आधार पर आप उन सीटों को रिजर्व करने का काम वहाँ पर करते हैं। यानी सीधे तौर पर 2 अलग अलग मानक एक ही पंचायत चुनाव में यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। ऐसे में ये कहा जा सकता था कि पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियाँ तो पूरी करने की बात यहाँ पर कही जा रही थी, दावे भी पूरे कहे जा रहे थे, लेकिन जो आधी अधूरी तैयारियाँ थी वो आधी अधूरी तैयारियाँ कह सकते हैं कि विपक्षी दलों के लिए भी और दूसरे जो सामाजिक संगठन थे उनके लिए बड़ी खुशखबरी थी। और इसी वजह से उनकी तरफ से लगातार हाईकोर्ट पर दस्तक देने का काम यहाँ पर किया जा रहा था और इस चुनावी प्रक्रिया को चुनौती दी जा रही थी। अब ये कहा जा सकता है कि राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब अब दिया जाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में जो पंचायत चुनाव का जो रण था, जो जंग थी, वो अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंची हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल अभय, जिस तरीके से आपने बड़ी जानकारी दी कि अब एक बार फिर से जो है ये स्थगित हो गए हैं, तो क्या कोर्ट की ओर से क्या कुछ इसमें फैसला लिया गया है? क्या अभी जो तिथियां निर्धारित की गई थी उन पर चुनाव नहीं होंगे? देखिए, अभी तक तो ये कहा जा सकता है कि जो निर्वाचन की जो पूरी प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया पर ही रोक लगाने का काम हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ पर किया गया है। ये कहा जा सकता है कि आने के दिनों में सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया जाता है ये कुछ समय बाद ये कुछ दिनों में स्पष्ट हो पाएगा कि सरकार किस तरह का जवाब यहाँ पर देती है। लेकिन अभी वर्तमान में कह सकते हैं कि विपक्षी दलों को बड़ी राहत यहाँ पर मिली है। जिस चीज़ की चुनौती उन्होंने कोर्ट में दी थी, जिस पंचायत चुनाव को लेकर वो कोर्ट में पहुँचे थे, आधी अधूरी तैयारियों के साथ वो चुनाव में जाने की बात कर सरकार की तरफ से कही जा रही थी, उसको बड़ी ये कह सकते हैं कि बड़ा झटका सरकार को यहाँ पर मिला। अब देखना यही होगा कि क्या कुछ आने वाले दिनों में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से या सरकार की तरफ से अपना जवाब कोर्ट में दिया जाता है। लेकिन फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि कोर्ट ने पंचायत चुनाव की सभी प्रक्रियाओं पर रोक लगाने का काम ये किया है और इस कोर्ट के इस निर्णय के आधार पर कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव में रोक लग चुकी है और अब क्या कुछ रहेगा ये सरकार के जवाब के ऊपर निर्भर रहता है। जी अबे, जिस तरीके से आपने बताया कि विपक्ष की ओर से हाईकोर्ट में याचिका को दायर किया गया, तो क्या मुख्य बिंदु थे उनके जिन पर कोर्ट में जो है सुनवाई हुई है और यह अहम फैसला लिया गया? तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि कोर्ट की तरफ से जो फैसला अब तक कहा जा रहा है उसमें जो याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से ये कह सकते हैं कि कुछ चीज़ों पर तर्क यहाँ पर दिए गए थे। उन तर्कों के आधार पर कहा जा सकता था कि कांग्रेस ने जो मांग यहाँ पर की थी उसमें कहा गया था कि आधी अधूरी तैयारी यहाँ पर दी गई। एक ही पंचायत चुनाव में 2 मानकों के आधार पर सीटों का निर्धारण करना, आरक्षण तय करना, ये सबसे बड़ी मुद्दा विषय कांग्रेस की तरफ से उठाया गया था। दूसरा, पंचायत चुनाव को लेकर जो तैयारियाँ होनी चाहिए थी वो यहाँ पर नहीं की गई। 2 चरणों में अलग अलग चरणों में पंचायत चुनाव कराने के तैयारी निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई थी, उसका रोस्टर भी यहाँ पर जारी कर, कार्यक्रम भी यहाँ पर जारी कर दिया गया था। इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए थे और ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कोर्ट ने अपना निर्णय अभी दिया है वो सीधे तौर पर सरकार के लिए झटका और विपक्षी दलों के लिए राहत की खबर कही जा सकती है। जी ठीक है, अब आप लगातार हमारे साथ बने रहे, हम एक बार फिर से आपके पास आएंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं तो आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि एक बार फिर से पंचायत चुनाव पर घमासान शुरू हो गया है, क्योंकि हाईकोर्ट की ओर से फिलहाल पूरे तरीके से चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। तो आपको बताते चले कि इस बीच अब राजनीति भी पूरे तरीके से गर्मा गई है, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरीके से पूरे तरीके से तिथियों को भी तय कर लिया गया था, इन सभी प्रक्रियाओं पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बागेश्वर से है, जहां पर बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांटपाल के व अन्य हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रहा था। तो आपको बताते चले कि इसमें सरकार ने 9 जून 2025 को एक आदेश जारी कर पंचायत चुनाव के लिए नई नियमावली बनाई और साथ ही 11 जून को आदेश जारी कर अब तक पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण रोटेशन को भी शून्य घोषित करते हुए इस वर्ष से नया रोटेशन लागू करने का निर्णय लिया है। तो जबकि आपको बताते चले कि हाईकोर्ट ने पहले से ही इस मामले में दिशा निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता के अनुसार इस आदेश से पिछले 3 कार्यकाल से जो सीट आरक्षित वर्ग में थी वह चौथी बार आरक्षित कर दी गई है और जिस कारण वे पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले पा रहे हैं। और इस मामले में सरकार की ओर से बताया गया है कि इसी तरह के कुछ मामले एकल पीठ में भी दायर किए गए हैं, जबकि याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता ने कहा कि उन्होंने खंडपीठ में 9 जून को जारी नियमों को भी चुनौती दी है, जबकि एकल पीठ के समक्ष केवल 11 जून को आदेश जिसमें अब नए सिरे से आरक्षण लागू करने का उल्लेख है को चुनौती दी गई। आपको बताते चले कि कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ समीर शाह जुड़ गए। तो समीर, जिस तरीके से हाईकोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई है, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? तो देखिए, राज्य के जो 30 स्तरीय पंचायत चुनाव के जो रोटेशन है उसकी प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी और आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जो प्रक्रिया है चुनाव की उस पर रोक लगा दी है। हालांकि देखिए, सरकार को झटका जरूर लगा है, लेकिन कोर्ट ने इसमें सरकार से जवाब भी दाखिल करने को कहा है। और आज जब सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में हुई थी तो सरकार से मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो है इसमें जवाब दाखिल करने को कहा गया था पिछली सुनवाई में। तो आज जब सरकार ने अपना जवाब दिया तो उससे कोर्ट जो है वो असंतुष्ट थी और कोर्ट ने और याचिकाकर्ता की तरफ से भी कहा गया कि जब ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा था और सिंगल बेंच में भी इसमें याचिका दायर की गई थी, तो कोर्ट जो सरकार है उन्होंने उसके बाद भी चुनाव की तिथि निकाल दी और जो जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही थी उस पर आज कोर्ट ने रोक लगाई है। और देखिए, इसमें जो याचिकाकर्ता है उसमें उन्होंने 9 जून द्वारा जो सरकार द्वारा 9 जून को चुनाव की जो नियमावली जारी करी थी और 11 जून को जो आरक्षण का रोटेशन जारी किया था उसको कोर्ट में चुनौती दी गई थी। और आज जब इस पूरे मामले में सुनवाई हुई है तो कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। जी समीर, ये बड़ा फैसला है और कहीं ना कहीं सरकार को भी बड़ा झटका है। समीर जी बिल्कुल, सरकार के बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि काफी लंबे समय बाद जो है जो पंचायत चुनाव है इसकी तिथि घोषित की गई है और ये होने जा रहे थे। इससे पहले कई बार सरकार ने इसको डिले, ये सरकार से डिले भी हुआ है और इसमें कई बार इसमें राजनीति भी देखने को मिली थी। लेकिन अभी जब इसकी कल जब इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी चुनाव आयोग ने और उन्होंने इस पर तिथि भी घोषित करी थी और किस दिन चुनाव होंगे वो भी सब बताया था, उसके बाद भी आज कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। हालांकि देखिए, सरकार से जब कोर्ट ने मामले में पूछा था तो गजट के बारे में कि इसमें गजट पास हुआ नहीं हुआ है, गजट पास हुआ नहीं हुआ है, तो सरकार द्वारा कोई इसमें सही जवाब नहीं पाया गया। उन्होंने जो कोर्ट को जवाब दिया उससे कोर्ट जो है वो बिल्कुल असंतुष्ट दिखी, जिसके बाद उन्होंने इस पर रोक लगा दी। हालांकि देखिए, सरकार को इसमें कोर्ट ने जवाब जरूर देने को कहा है, लेकिन कोर्ट अगर जवाब भी देती है तो उसमें भी पहला सवाल कोर्ट का यही आएगा कि इसमें गजट पास हुआ है या नहीं हुआ है। तो सरकार द्वारा इसमें बजट पास नहीं किया गया है और अब जो प्रक्रिया है ये पूरी बदल गई है और आगे जाकर इसकी जो चुनाव की अब जो तिथि है वो भी बदल दी जाएगी और इसमें आगे और अभी समय लग सकता है चुनाव होने में। जी ठीक है समीर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताते चले कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर एक बार फिर से आपको बता दें कि हाईकोर्ट की ओर से इस पर रोक लगा दी गई है। अब न्यू रोटेशन के साथ जो है पंचायत चुनाव होंगे और जिसको लेकर अब राजनीतिक महकमे में भी पूरे तरीके से गहमा गहमी का माहौल बन गया है। आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में जो पंचायत चुनाव होने थे उस पर फिलहाल हाईकोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई है। और इसी खबर पर लगातार हमारे साथ अभय कैंतुरा बने हुए हैं। अभय, जिस तरीके से रोक लगाई गई है निश्चित रूप से बड़ा फैसला है, बड़ा बदलाव है। आगे क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, क्या कुछ बदलाव जो है अब रहेंगे या देखने को मिलेंगे? अभय
देखिए, अभी तो फिलहाल इंतजार इस बात का रहेगा कि कोर्ट ने जो राज्य सरकार से जवाब मांगा है, राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब यहाँ पर दिया जाता है और इस पर राज्य निर्वाचन आयोग किस प्रकार से अपना एक्शन आगे लेता है। क्योंकि अभी तक ये कह सकते हैं कि पूरी तैयारी यहाँ पर हो गई थी। राज्य सरकार ने जो दावा किया था कि हम तय समय में चुनाव कराएंगे, उस चुनाव में कह सकते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया, यानी कब नामांकन होने हैं, कब नामांकन पत्रों की जाँच होगी, कब चुन सिंबल आवंटित होंगे, किसकी चरण में किस किस ब्लॉक में चुनाव यहां पर कराए जाएंगे, उन सब चीजों को लेकर अपनी रणनीति यहां पर तैयार कर ली थी। उसको एग्जीक्यूट करने का काम शुरू कर दिया था। यानी 25 जून से जो नामांकन की जो प्रक्रिया थी, अब उस पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर जो सवाल यहां पर पूछे हैं, जो जवाब यहां मांगे, उस पर फिलहाल अभी ना तो सरकार के पास कुछ जवाब देते हुए बन पा रहा है और ना ही निर्वाचन आयोग की तरफ से कुछ अभी तक उस पर कहने की बात यहाँ पर कही गई है, कुछ अपनी बात प्रतिक्रिया दी गई है। तो ये कह सकते हैं कि अब आने वाले दिनों में क्या कुछ स्टेप रहेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि वर्तमान में अब जो पंचायत चुनाव यहाँ पर हो रहे थे, जो 73 पंचायत चुनाव यहाँ पर हो रहे थे, उस पर अब रोक यहाँ पर लग चुकी है। अब नए सिरे से नई रोटेशन के साथ पंचायत चुनाव को लेकर आगे की जो तिथियां होंगी वो यहाँ पर घोषित की जाएंगी। जी अबे, क्या अगली तारीखों को लेकर किस तरीके की जो है कोई जानकारी सामने आई है? जिस तरीके से आज हाईकोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई, इसमें अगला निर्णय जो है वो कब तक सामने आ जाएगा? इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी तो ऐसी इसमें कोई जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से लगातार इन विषयों पर कुछ सवाल यहाँ पर खड़े किए जा रहे थे, जिस पर ना तो सरकार कोई जवाब दे पा रही थी और ना ही राज्य निर्वाचन आयोग दे सकता है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष मेहरा जी भी हैं। उनसे पूछते हैं किस तरह के यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष जी। सर, आज कोर्ट ने जो चीज़ कही है, जिस तरीके से रोक लगाई, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो हमारी आपत्तियाँ थी, जो पंचायत राज से जुड़े हुए जो हमारे उत्तराखंड के साथियों ने जो आपत्तियां लगाई थी, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया है, स्टे किया है। और पूरी तरह स्पष्ट रूप से जानकारी भी नहीं है कि अभी हमने वो फैसले को देखा भी नहीं है उसमें क्या फैसला दिया है, लेकिन इतना जरूर जानकारी है कि उसमें स्टे हो चुका है। और निस्संदेह जो कांग्रेस लगातार सवाल कर रही थी भारतीय जनता पार्टी सरकार से कि इसमें आरक्षण की व्यवस्था को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है, जीरो कर दिया गया है। हर वर्ग के, हमारे पंचायत राज से जुड़े हर वर्ग के साथी इसके खिलाफ थे और उनको उनका वाजिब हक, जो उनका अधिकार है, जो मूल अधिकार है, उससे वंचित किया जा रहा था और ये सरकार की साजिश थी। और निस्संदेह आज माननीय उच्च न्यायालय का, न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि न संविधान पर विश्वास है, न कानून पर विश्वास है, न न्यायपालिका पर विश्वास है, लेकिन आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं स्थगन आदेश के, हम उसका धन्यवाद करना चाहते हैं। और पूरी जो फैसला आया है जो स्थगन आदेश का, उसको हम अध्ययन करने के बाद कह पाएंगे। तो निर्वाचन आयोग से आप लोग मिले थे, आप लोगों ने अपनी चीज़ें भी रखी, क्या कुछ उनका कहना है? देखिए, हमने उन्हीं बिंदुओं का जिक्र किया जिसके लिए लगातार एक नाराज़गी थी और उनका हक छीना जा रहा था। जो प्रजातंत्र की जो अवधारणा है, जो संवैधानिक अवधारणा है, उसको ख़त्म किया जा रहा था। और यहाँ तक कि ये संज्ञान में आया है, हमारे पास हमने प्रमाण भी दिए हैं कि नगर निकाय में जिन मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, इस्तेमाल किया, उनको ग्रामीण क्षेत्र में उनके नाम सम्मिलित करते, मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए गए हैं। ये हमने इस बात की भी जानकारी दी, प्रमाण सहित दी है। और हमने ये भी कहा है कि चुनाव में प्रभावित करने के लिए जिस तरह से हरिद्वार में पंचायत चुनाव में जिस तरह धांधली की गई, जो चुनाव में विजय श्री प्राप्त कर चुके थे जो उम्मीदवार, उनको डराया गया, धमकाया गया, अपने पक्ष में उनको लाने की कोशिश की गई। नगर निकाय के चुनाव में भी हमारे व्यापक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने नगर निकाय के चुनाव में व्यापक स्तर पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, धनबल का इस्तेमाल किया और हमारे जो चुनावी प्रतिनिधि थे उनको हराने का काम किया। इस संदर्भ में हमने आपसे माननीय आयुक्त महोदय से कहा है कि इसमें जिलाधिकारी को स्पष्ट निर्देश देना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई भविष्य में इस तरह के कोई
कोई भी आपकी तरफ से इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और हमने भी कहा अगर इस तरह की कार्रवाई होगा हम उसका प्रतिरोध करेंगे, हम डट का मुकाबला करेंगे। तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने तो अपनी नाराजगी भी जाहिर कर अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी है कि क्या कुछ अब उनकी तरफ से अगला रहेगा, ये आने वाला वक्त जरूर बताएंगे। जी, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक बार फिर से अब पंचायत चुनावों पर रोक लग गई है और जिसमें अगला आदेश आने के जो है अब हर किसी को इंतजार है कि अब आगे क्या कुछ फैसला जो है वो लिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मानसून ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। आज के लिए मौसम विभाग की ओर से उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि देहरादून और नैनीताल में भारी बारिश से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो वहीं मौसम विभाग की माने तो टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और चंपावत में भी भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई गई है, जबकि पूरे राज्य में आकाशीय बिजली और 50 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट को भी जारी किया गया है। अगर बात करी जाए मानसून की तो आपको बता दें कि इस बार मानसून सामान्य से 15% ज्यादा बरसेगा। अगले एक सप्ताह की बात की जाए तो रुक रुक कर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश का दौर लगातार जारी रहने वाला है। देहरादून और नैनीताल के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया। तो वहीं टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर के कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग के भीतर प्राइमरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों पर खतरा मंडरा रहा है। जो आपको बताते चले कि प्रदेश में शिक्षा विभाग की तरफ से क्लस्टर स्कूल शुरू कराने की तैयारी की जा रही है और जिसके पूर्व में स्थापित प्राइवेट विद्यालय जो प्राथमिक विद्यालय हैं, साथ ही साथ जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं जिनकी संख्या 1488 है, वह बंद होने की कगार पे हैं। यह सभी जानकारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से दी गई, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि राज्य में पहले स्वास्थ्य का बुरा हाल था और अब शिक्षा का भी बुरा हाल हो चला है, जिस पर सरकार को चिंतन करना चाहिए। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि राज्य में निजी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों से साठगांठ कर इस क्लस्टर योजना को शुरू करने की तैयारी है और जिससे निजी स्कूलों को लाभ मिल सकेगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। सम्मान के उनके नाम बीजेपी ने बड़ी साजिश के तहत ग्रामों में कानून ये है कि 6 महीने कम से कम वो अगर किसी ने अगर निकाय में वोट दिया है या नगर निगम में वोट दिया है 6 महीने तक वो अपना वोट शिफ्ट नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी 3-4 महीने के अंदर ही वोट चढ़ गए। कैसे चढ़े, हमने उसके कुछ उदाहरण आज इलेक्शन कमीशन। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून, जहां से सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सम्मान करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। हम प्रतिबंधित दवाइयों का सेवन करे बिना खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, उत्तराखंड सरकार की खेल मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, विशेष प्रमुख सचिव खेल श्री अमित सिन्हा जी और हमारे सभी खेल संघों से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण और आए हुए सभी हमारे अभिभावकगण, अतिथिगण, उपस्थित सभी महानुभाव और आज के ओलंपिक दिवस के अवसर पर आए हुए सभी हमारे खिलाड़ी, छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे और साथ में हमारे मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले आप सभी का आज के इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं
तथा खेल भावना के प्रतीक पर्व ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हमारे प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए विशिष्ट है, क्योंकि आज एक और जहां हम मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के 3900 और मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के 2155 खिलाड़ियों को धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित कर रहे हैं, वहीं विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। मैं सम्मानित होने वाले सभी खिलाड़ियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्यारे खिलाड़ियों, ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये दिन हमें स्मरण करवाता है कि खेल केवल एक पदक जीतने की प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि खेल मानवता, एकता और शांति के साझा मूल्यों का प्रतीक भी है। आज जब हम ओलंपिक खेलों की बात करते हैं तो हमारे भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों से हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। चाहे वो नीरज चोपड़ा की जेवलिन थ्रो में स्वर्णिम जीत हो, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, लवलीना जैसी बेटियों की संघर्ष गाथा हो, या भारतीय हॉकी टीम की शानदार वापसी हो, हमारे हर खिलाड़ी ने ये साबित किया है कि भारत अब सिर्फ खेलों में भागीदार नहीं है, बल्कि एक विजेता की भूमिका में भी है। आज भारत के खिलाड़ी खेल के हर क्षेत्र में भारत का तिरंगा शान से ऊंचा करते हैं। मुझे ये कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि आज हमारे राज्य के भी कई युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना लोहा मनवा रहे हैं, अपना शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं चाहूँगा उन सभी खिलाड़ियों के लिए एक बार आज के इस दिवस पर आप सब लोग तालियां बजाकर उनका सबका प्रोत्साहन करें। भारतीय संस्कृति में खेलों का इतिहास अत्यंत प्राचीन, गौरवशाली और बहुत समृद्ध रहा है। चाहे वो रामायण का काल हो, महाभारत का काल हो, ऐसे प्राचीन ग्रंथों में भी खेलों का उल्लेख न केवल मनोरंजन के रूप में हुआ, बल्कि इसे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का एक माध्यम भी माना गया। भगवान श्री राम की धनुर्विद्या हो, श्री कृष्ण की बांसुरी हो, अर्जुन का धनुष और आज के ओलंपियन का मैदान, सभी में एक बात समान है, समर्पण और साधना। प्यारे खिलाड़ियों, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि कर्म करिए, फल की चिंता न करिए, क्योंकि फल की चिंता में तुम्हारा अधिकार नहीं है। और मेरा भी मानना है कि यही सच्ची खेल भावना है, जिसमें आप फल की चिंता किए बिना पूरे समर्पण और मेहनत के साथ खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हैं। मैं आज आप सभी खिलाड़ियों से आह्वान करता हूं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।